हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में रिसर्च हाइपोथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ रिवाइज करेंगे। इस सेशन से स्टूडेंट्स आप सभी को एक क्लियर आइडिया ये भी मिलेगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं और कैसे सवाल पेपर में आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब इस डिस्कशन में एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट है एंड सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सेपरेट कोर्स है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी के स्टेट एग्जामिनेशन के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर कोर्स में यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको आसानी से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, A hypothesis can be described as, so hypothesis यानी कि परिकल्पना। परिकल्पना के एक सिंपल सा मीनिंग आपको पहले याद होना चाहिए, दैट इज परिकल्पना होता है एक लॉजिकल गेस। जब भी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बाहर निकलने के लिए या स्टडी के रिजल्ट को ढूंढने के लिए हम कुछ लॉजिकल गेस लगाते हैं, उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। सो हाइपोथेसिस क्या है? इट इज जस्ट अ हंच, यानी कि ये एक सिर्फ अनुमान का रूप होता है। नहीं, ये सिर्फ एक गेस नहीं है, एक अनुमान नहीं है, ये एक लॉजिकल अनुमान होता है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। अ वाइल्ड गेस, बेतुका अनुमान भी नहीं होगा। A type of statement made by researchers when they are attempting to get funding for their research। तो अगर एक रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग चाहता है तो वो हाइपोथेसिस यूज करते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक टर्म याद रखनी है, लॉजिकल गेस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ये एक प्रिडिक्शन होता है, ये एक भविष्यवाणी होती है ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ स्टडी। ठीक है, एक गेस होता है हम जहां पर प्रिडिक्शन करते हैं। गेस में भी तो हम सोचते ही है ना कि आगे जाकर के क्या हो सकता है, तो उसी चीज को यहाँ पर प्रिडिक्शन लिखा हुआ है कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, उसका एक पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4। Formulation of hypothesis may not be required in what? So hypothesis यानी कि guess करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि अनुमान जो हम लगा रहे हैं उसको फॉर्मुलेट करना कि कैसा अनुमान होगा। ठीक है, अनुमान लगाना, अनुमान बनाना, इसको बोला जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये कौन से रिसर्च के मेथड में यूज नहीं होगा? सर्वे मेथड। तो देखिए, सर्वे मेथड में हाइपोथेसिस को यूज किया जाता है। हमें अनुमान लगाना होता है कि ये हम सर्वे कर रहे हैं, कैसी ऑडियंसेस के लिए हमें चाहिए, कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ये सब हाइपोथेसिस यूज इसमें होगा। तो नॉट पूछा है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सेकंड ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्ट्री, हिस्ट्री वो चीज है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए हमें फ्यूचर में क्या होगा वो गेस करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें बोला है हाइपोथेसिस की जरूरत कहां पर नहीं पड़ती, तो हिस्ट्री में इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। रिसर्च हाइपोथेसिस आर अ रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च। जो करंट रिसर्च है, सेम टॉपिक पर जिन लोगों ने अभी रिसर्च की है उसका रिव्यू करना, नहीं, इसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो भी रिसर्च के वेरिएबल्स है, जैसे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़े थे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको प्रिडिक्ट करना इज कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, आगे वाली स्टेटमेंट बोल रही है इट स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कन्फर्म्ड और रिफ्यूटेड, यानी कि
हाइपोथेसिस को हम या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। उसकी पुष्टि की जाती है, उसको क्लियर किया जाता है, यानी कि प्रूव किया जाता है और डिसअप्रूव किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बी एंड सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च दिए हैं, दूसरी तरफ टेक्निक्स दी हैं। तो देखिए हाइपोथेसिस मेकिंग यहाँ पर बोला है, जिसको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन अभी तक हम बोल रहे थे। तो इसी से हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी नहीं होता है। ड्रॉइंग अ सबसेट फ्रॉम अ लार्ज सेट, एक बड़े लार्ज सेट से एक सबसेट बनाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सी को हम सेकंड से मैच करेंगे। ठीक है, सी को हमने सेकंड से मैच कर लिया। आगे है रेजिंग पाइवोटल क्वेश्चन इन अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, एक हम इमेजिनरी क्वेश्चन बनाएंगे, जिस भी फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं उसी फील्ड में एक क्वेश्चन हम लोग रेज करेंगे। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो ए को हमने थर्ड से मैच कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए को थर्ड से मैच कर रहे हैं, सी को हमने सेकंड से मैच किया। यहाँ दोनों जगह पर ये वाले ऑप्शन है। ओके, आगे होता है डेटा एनालिसिस। सो डेटा एनालिसिस बोलता है कि हम डेटा को टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो डी का फर्स्ट होगा, और जो हमारा ऑप्शन था हाइपोथेसिस मेकिंग, इसका करेक्ट आंसर है सेटिंग अप रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, कि जो भी रिसर्च के वेरिएबल्स हैं, चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना इज कॉल्ड हाइपोथेसिस मेकिंग। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की सीरीज में कंटिन्यू करूं तो मुझे आप बता दीजिए, मैं तभी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, जो मैंने समझाया वही सब चीजें लिखी हैं। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि एक अच्छा हाइपोथेसिस क्या होता है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे बताओ। An educated guess about what is controlling some behavior is called what? So देखिए, एक guess करने की बात की जा रही है, तो obviously हमें कुछ भी नहीं सोचना, हमें पता है कि guess का मतलब रिसर्च में hypothesis ही होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया है मैंने। इसमें बोल रहे हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। मैंने आपको थ्योरी सेशन में भी बताया था कि रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन नॉट बी डायरेक्टली वेरीफाइड। ये बोल रहे हैं कि इसको हम एकदम से वेरीफाई नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा था ना कि नल हाइपोथेसिस को ही वेरीफाई किया जाता है कि वो सही है या गलत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये सब हमने पढ़ा था नल के केस में। तो ये बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिव को हम नहीं कर सकते वेरीफाई, जो कि सही स्टेटमेंट है। जिन्होंने थ्योरी सेशन देखा है उनके लिए ये बहुत आसान होगा, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ा है। आगे है नल हाइपोथेसिस इज यूजफुल, इज हेल्पफुल इन मेकिंग अ क्लेम बाय द रिसर्चर दैट हिज और हर फाइंडिंग्स आर नॉट फॉर्चुअस और बाय चांस। ये बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस हमें ये क्लेम देता है, या ये क्लेम करने में हेल्प करता है कि रिसर्चर ने, शोधकर्ता ने जो भी अपना फाइंडिंग्स निकाली है, जो भी रिजल्ट निकाला है, वो बाय चांस नहीं हुआ है। वो उन्होंने पूरे अच्छे से एनालाइज करके, रिसर्च करके ही रिजल्ट्स निकाले हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड असर्शन रीजन में हम क्या करते हैं, रीजन से पहले बिकॉज ऐड करते हैं। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर बिकॉज ऐड करके हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। It is best to use the method of working multiple hypothesis। ठीक है, मल्टीपल हाइपोथेसिस को यूज करना के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है? ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च, रिसर्च का अंतिम स्टेज होगा तो हाइपोथेसिस गेस लगाकर क्या करेंगे, है ना। जब हम अपने रिसर्च की स्टडी को प्लान करते हैं तो हम हाइपोथेसिस करते हैं। जब रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, अब रिजल्ट हमारे पास आ गया, तो फिर हम हाइपोथेसिस क्यों लगाएंगे? तो ये ऑप्शन भी गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। तो जब भी हम रिसर्च स्टडी को प्लान कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हम रिसर्च कैसे करेंगे,
कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उस समय हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। ये चीज हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ रिसर्च में भी पढ़ी थी। तो करेक्ट आंसर है बी। Hypothesis cannot be stated in declarative term, null hypothesis and question form terms, general terms, directional terms. So हम hypothesis को general terms में state नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको हम logical terms में ही हमेशा state करते हैं। A research hypothesis, that is alternative hypothesis की बात हो रही है, has to be tested with the help of null hypothesis, जिसको कि H0 से represent किया जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, कि हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। वैसे तो इसको टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसको अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ किसकी हेल्प से होता है, नल हाइपोथेसिस की हेल्प से होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टेनेबिलिटी ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस कैन नॉट बी डायरेक्टली अफर्म्ड। अफर्म्ड का मतलब होता है पॉजिटिव, एक टर्म है, या अफर्मेटिव, अफर्म्ड, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसकी सीधी पुष्टि नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी अफर्म्ड, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, टेनेबिलिटी क्या होता है, यही होता है कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ये बोल रहा है कि रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डायरेक्टली हम पुष्टि नहीं कर सकते, जो कि सही है। हमने पढ़ा था कि हम पहले नल हाइपोथेसिस की ही पुष्टि करते हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात आती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी लिखी है, हाईलाइट करके भी बता दिया है, ताकि आपके जो डाउट्स अगर अभी भी हैं, थ्योरी सेशन में तो मैंने क्लियर किए ही थे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। What type of research would be least likely to include a research hypothesis? Hypothesis में कौन सा टाइप का रिसर्च जो है वो सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, इंटरवेंशन, एसोसिएशनल, डिस्क्रिप्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वर्णनात्मक, जिसमें कि सिर्फ रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है, एक्चुअल सॉल्यूशन ये हमें नहीं देता। ये हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा है ना। डिस्क्रिप्टिव यानी कि सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है, और रिसर्च हाइपोथेसिस में हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन से मतलब नहीं होता, हमने वो जो गेस किया होता है उस पे एक्चुअल में हमें काम भी करना होता है, ताकि हम सब सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। अ नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इसमें नो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कि दो वेरिएबल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यहीं से हमें पता चल गया आंसर क्या है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स और देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, देन इट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पेपर में आए हैं। एक जो होमवर्क क्वेश्चन अभी मैंने दिया, उसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। एंड फिर इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।